सवाल ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते सोरगबाज होने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान में होते तो क्या 2 बार वज़ीर आज़म बन सकते थे? और क्या वो सब पॉलिसियाँ जो उन्होंने बनाई बना सकते थे? 1932 में चकवाल के गांव गाह में पैदा होने वाला ये बच्चा लैंडलॉर्ड खानदान से था, ना उसके माँ बाप सनतकार थे। ये एक आम खतरी कुनबा था। वो मुकामी स्कूल में उर्दू मीडियम में पढ़ रहा था कि मुल्क तकसीम हो गया, उसका दादा कत्ल कर दिया गया। ये कुनबा भारत चला गया। बाद में जब वो वजीर आजम बना तो उसे कई बार पाकिस्तानी हुक्मरानों ने और गांव वालों ने भी दावत दी कि एक फेरा लगा जाए, मगर ये उसे मुश्किल लगा। दादा का कत्ल हमेशा उसकी यादों का अज़ियतनाक हिस्सा रहा। वो हमेशा यही कहता रहा कि वहाँ मेरा दादा कत्ल हुआ था और ये कि यादें तलख़ हैं। मनमोहन सिंह का तालीमी कैरियर काबिल रश्क था। इम्तहानों में हमेशा अव्वल पोजीशन हासिल की। भारतीय पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो तब होशियारपुर में वाक़ थी, इकनॉमिक्स में एमए करने के बाद मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वापस आकर पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ अरसा पढ़ाया। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ली। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, फिर रीडर और फिर फुल प्रोफेसर की हैसियत से खदमात अंजाम दी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में काम करते रहे। बैनुल अक़वामी तजारत की वजारत के मुशीर रहे। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में प्रोफेसरी की। वजारत ख़जाना के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र रहे। फिर इसी वजारत में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। प्लानिंग कमीशन की सरबराही की। 3 साल साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जनेवा में काम किया। साउथ कमीशन एक आज़ाद थिंक टैंक था। वापसी पर वज़ीर आज़म के मुआशी मशीर रहे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के भी सरबराह रहे। 1991 में वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किए गए। भारतीय मईशत उस वक्त गले गले तक दलदल में धंसी हुई थी। ज़र मुबादला के ज़खायर मुश्किल से सिर्फ 2 हफ्तों की दरामदात के लिए काफ़ी थे। तवाज़ुन अदायगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट खसारे में था। उस वक्त भारतीय मईशत सोशलिज्म के खतूत पर पाबंदियों से लदी हुई थी। अक्सर मुआशी सरगर्मियों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। मनमोहन सिंह की वजारत के दौरान इस लाइसेंस राज का खात्मा किया गया। दरामदाद पर महसूलात कम किए गए। सरकारी कंट्रोल में काम करने वाली कंपनियों को निजी शोबे के हवाले किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए रास्ते कुशादा किए गए। बंद मईशत को खोल दिया गया। ये मनमोहन सिंह थे जिन्होंने सरकारी कंट्रोल कम करके मईशत को आज़ाद किया। 2004 में जब वो वज़ीर आज़म बने तो इन पॉलिसियों को जारी रखा और मज़ीद तक़वियत फ़राहम की। इन्हीं के दौर में भारत की शरह नमू ग्रोथ रेट बुलंद तरीन सतह 9% को छूने में कामयाब हुई और भारत दुनिया में दूसरी तेज़ तरीन मईशत बन गया। मनमोहन सिंह के नाकद भी बहुत थे, ख़ास तौर पर इसलिए कि उन्हें सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नामज़द किया था। बीजेपी उनकी मुखालिफ रही, मगर उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम न लगाया जा सका। उन्हें दुनिया का दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म कहा गया। खुशवंत सिंह ने लिखा कि 1999 में जब मनमोहन सिंह लोकसभा का इलेक्शन हार गए तो खुशवंत सिंह को फ़ौरन वो 2 लाख रुपया वापस कर दिया जो टैक्सी वगैरह के अखराजात के लिए उनसे उधार लिया था। वजारत उज़्मा के दौरान पुलिस अफसर आसिम और उनका स्पेशल बॉडीगार्ड था। वो बताता है कि वज़ीर आज़म की सरकारी गाड़ियों के पीछे उनकी ज़ाती कार मारुति 800 सीसी भी खड़ी रहती थी। उनका कहना था कि वो आम आदमी हैं, इसलिए उनकी अपनी 800 सीसी की कार उनके लिए बेहतरीन है। फिर उन्हें समझाया जाता था कि सिक्योरिटी के लिए बड़ी सरकारी गाड़ी ज़रूरी है। बैठ तो जाते थे, मगर अपनी गाड़ी को याद ज़रूर करते थे। याद रहे कि वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वो बहुत सी बड़ी-बड़ी पोस्टों पर रहे थे, मगर बड़ी गाड़ी कभी ना खरीदी। वज़ारत उज़्मा के दौरान ही उनकी बेटी की एक सहेली ने उनकी बेटी से कहा कि उसे क्लास के नोट्स फैक्स कर दें। जब उसे बताया गया कि उनके घर में फैक्स मशीन नहीं है, तो वह हैरान हुई कि वज़ीर आज़म के घर में फैक्स मशीन नहीं। वज़ीर आज़म शास्त्री की वफ़ात हुई तो उसका बेटा बैंक में आम मुलाज़मत कर रहा था। गुलज़ारी लाल नंदा की वफ़ात हुई तो ज़ाती मकान तक न था। वज़ारत उज़्मा के दौरान जब गुलज़ारी लाल नंदा को मालूम हुआ कि उनके नवासे ने ड्राइंग करने के लिए एक सरकारी कागज़ इस्तेमाल किया है, तो स्टाफ पर नाराज़ हुए। फ़ौरन बाज़ार से ज़ाती कागज़ मंगवाकर नवासे को दिया। ये सब वज़ीर आज़म रहे। सदर अब्दुल कलाम जिन 2 सूटकेसों के साथ ऐवान सदर गए, इन्हीं के साथ निकले। वज़ीर आज़म वाजपेयी एक स्कूल टीचर का बेटा था। मोदी ने कैरियर चाय बेचने से शुरू किया। किसी भारतीय हुक्मरान पर किसी सरे महल का या किसी एवन फील्ड का इल्ज़ाम न लगा। दुबई या लंदन या न्यूयॉर्क में किसी की रिहाइश न थी। वही सवाल कि अगर प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान में होते, तो क्या 2 बार वज़ीर आज़म बन सकते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं।
اتنا پڑھا لکھا وزیر اعظم پاکستان کے سیاستدانوں کو، نام نہاد سیاسی جماعتوں کے مالکان کو اور خود مقتدرہ کو بھی کبھی راس نہ آتا۔ 2 بار توقع تھی کہ سرتاج عزیز صاحب کو صدر مملکت کے عہدے پر فائز کیا جائے گا۔ بہت بڑے معیشت دان تھے، اقوام متحدہ میں کام کرتے رہے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، مگر خطرہ یہ تھا کہ فائل پڑھیں گے اور کسی وقت اختلاف کر جائیں گے۔ چنانچہ ایک بار رفیق تارڑ اور دوسری بار ممنون حسین کو صدر بنایا گیا۔ انہیں کیوں بنایا گیا، وجہ بتاتے ہوئے قلم شرم سے زمین میں گڑ جائے گا۔ یہاں فائل پڑھنا ایک جرم ہے۔ کیا کوئی ایسی فائل مل جائے گی جس پر نواز شریف صاحب نے یا زرداری صاحب نے یا عمران خان صاحب نے 1-2 صفحے لکھ ڈالے ہوں؟ مشکل ہے، بہت مشکل۔ بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو کے بعد کسی وزیر اعظم نے فائل پڑھی، نہ کسی فائل پر کچھ لکھا۔ پلاسٹک کا بنا ہوا وزیر اعظم شوکت عزیز فائلیں پڑھتا ہوگا اور ان پر لکھتا بھی ہوگا، مگر وہ ایک عامر کا ملازم تھا، اس کی اصل حیثیت عامر کے سٹاف افسر سے زیادہ نہ تھی۔ وزیر اعظم کی پوسٹ کو چھوڑ دیجئے، وزیروں کی بات کر لیتے ہیں۔ گزشتہ 50 سال کے دوران ہمارے کتنے وزیر اعظم اپنے شعبے میں پی ایچ ڈی رہے ہوں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بینکار معیشت دان نہیں ہوتے۔ تعلیم، تجارت، اکنامکس اور دیگر شعبوں میں ہمارے ہاں کتنے وزیر پی ایچ ڈی رہے۔ منموہن سنگھ پاکستان میں ہوتے تو اپنی تمام اہلیت کے باوجود زیادہ سے زیادہ وزیر خزانہ بنائے جاتے، مگر انہیں صرف 6 ماہ برداشت کیا جاتا۔ جہاں وزیر اعظم کو معلوم نہ ہو کہ کب تک وزیر اعظم رہے گا، وہاں وزیر خزانہ کس کھیت کی مولی ہے۔ نام نہاد برادر ملکوں میں بھارتی وزیر اعظم کو بلند ترین ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ہر جگہ اسے سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان ملکوں کے حکمران جانتے ہیں کہ کون دیانتدار ہے اور کون مال سمیٹنے والا، کون مانگنے آتا ہے اور کون سرمایہ کاری کرنے۔ اور ہاں، اگر منموہن سنگھ سندھ یا رائے گڑھ کے کسی شاہی خاندان کے فرد ہوتے تو تعلیم یافتہ ہوتے یا نہ ہوتے، وزیر اعظم ضرور بنتے۔